हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट 3 अर्थात भाग 3। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश और इस चैप्टर के यानी कि पाठ के दो भाग पहले से अपन लोग पढ़ करके आए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, डायरेक्टली इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो वाले बच्चे जो नए हैं इस भाग को डायरेक्टली ही देख रहे हैं, वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें तो आपको ये पार्ट समझ में आसानी से आ जाएगा। पहले वाले पार्ट में नेताजी का जो चश्मा है इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है, अर्थात इस पार्ट को समझाया गया है। और दूसरे नंबर वाले भाग में इस पार्ट से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कहाँ से बनते हैं, किन किन पॉइंटों से बनते हैं, 14-15 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को नोटिस किया गया है, अर्थात लिखा गया है, समझाया गया है और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर समझाए गए हैं। और 2 या 3 जो आपकी बुक में व्याकरण अर्थात ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको भी समझाया गया है। अब ये भाग नंबर 3 है, तो भाग नंबर 3 में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो इसमें है इस पाठ के 3 संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, पाठ में से 3-4 लाइनें अलग करके दे देता है और उसमें से बोलता है कि इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। जैसे पद्य वाले पाठों में पढ़ा है वैसे ही गद्य वाले पाठों में है। और इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन आता है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, वो भी है। और सबसे लास्ट में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग देखा है उनसे इस पार्ट में जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे A to Z बन जाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन सी चीज है इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये स्वयं प्रकाश जी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया जा चुका है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सभी स्लाइड में आपको बताता हूं, ये पाठ को समझाया गया है पूरा। ये सब चीजें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये यहां से इसके महत्वपूर्ण बिंदु, ये भाग मतलब जो पार्ट नंबर 2 है उसमें समझाया गया है। ये सभी प्रश्नोत्तर, ये ग्रामर वाले क्वेश्चन, यहां तक पार्ट नंबर 2 में अपना कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3। यहां से शुरुआत है इस वीडियो की। तो देखें, लेखक परिचय है। सबसे पहले लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश और जीवन परिचय पहली बात तो पेपर में पूछा नहीं जाता। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो जीवन परिचय वैसे मैं पहले वाले भाग अगर आपको आप देखोगे तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में समझाया गया है, तो वहां से देख लेना। अब डायरेक्टली आते हैं 2 रचनाएं। तो इनकी 2 रचनाएं बहुत सारी लिख दी मैंने, पेपर में 2 ही पूछी जाती हैं। तो रचना है सूरज कब निकलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि सूरज कब निकलेगा, के लेखक कौन है। दूसरी रचना है इनके आएंगे अच्छे दिन भी। और तीसरी रचना है आदमी जात का आदमी और चौथा है छोटू उस्ताद। 4 रचनाएं यहां पर लिखी हैं, पेपर में 2 पूछी जाती हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और छोटू उस्ताद। आपका जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, आप इसको भी लिख सकते हो रचना में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे अगर आपको भूल जाता है और 2 रचनाएं हैं नहीं आता याद, तो आप एक तो रचना ये लिख ही सकते हो, पाठ का नाम नेताजी का चश्मा। अब ध्यान से सुने, इस चैप्टर के पहले अपन लोग 6 चैप्टर पढ़ करके आए हैं जो कि पद्य खंड के थे। तो सभी 6 के 6 जो वहां पर थे कवि और यहाँ पर है लेखक। ठीक है, उन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। तो वहां था भाव पक्ष कला पक्ष, लेकिन यहाँ पर आपको भाव पक्ष कला पक्ष देखने को नहीं मिलेगा। लेखक जो होते हैं इनका होते है, मतलब इनमें भाव पक्ष कला पक्ष नहीं होता है, इनकी भाषा और शैली होती है। जैसे वहां भाव पक्ष होता है वैसे यहाँ भाषा होती है, जैसे वहां कला पक्ष होता है वैसे यहाँ पर शैली होती है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, तो भाषा में देखें, इनकी भाषा लोक प्रचलित खड़ी बोली है। अब लोक प्रचलित का मतलब क्या होता है, लोक मतलब होता है जनता,
या बहुत, ठीक है। तो जनता यानी कि लोगों के बीच में जो प्रचलित होने वाली भाषा अर्थात जो चलने वाली भाषा है खड़ी बोली, वही भाषा इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग की है। जैसे आपने देखा कहीं कहीं कि पान वाला पान ठूस चुका था, उसकी तौन थिरकी, खुश मिजाज, ऐसे करके बहुत सारे शब्द जो अपन दैनिक जीवन में अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का इसमें क्या है, प्रयोग है। तो इनकी भाषा कुछ इस प्रकार से है। इनकी भाषा लोक प्रचलित खड़ी बोली है। इन्होंने सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। सरल सहज सुबोध भाषा का मतलब होता है जो एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। आ गई बात समझ में। पात्रों के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता भी रहता है। यहाँ पर पापतंग का पूरा बना लेना, छोड़ा मतलब आधा बना हुआ मैं बना दे रहा हूं। ये भाषा का स्वरूप क्या होता रहा है, इनका बदलता भी रहा है। जैसे जैसे पात्र होंगे उसी के हिसाब से इनकी भाषा क्या हो गई है, बदलती रही है। लोकोक्तियों और मुहावरों का यथास्थान प्रयोग किया गया है और इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। क्या नहीं है, बनावटीपन नहीं है। याद हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं भाषा। इनकी भाषा लोक प्रचलित खड़ी बोली है। इन्होंने सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। पात्रों के अनुसार भाषा का रूप बदलता भी रहता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का यथास्थान प्रयोग किया गया है और इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। आई बात समझ में। चलो, भाषा की बात शैली बहुत सरल होता है, ठीक है। ये तो लेखक परिचय जो है वो कवि परिचय से ज्यादा आसान होता है। इसमें न रस होते, न छंद होते, न अलंकार होते, कुछ होता ही नहीं है, केवल भाषा। अब शैली, शैली में अगर आपको कुछ नहीं आता तो 3-4 शैलियों के आप नाम याद कर लें और किसी का भी आता है लेखक का आप लगभग लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही नाम याद कर लो जो सामने लिखी हुई है इनके में। इन्होंने अपनी रचनाओं में भावनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, 4 शैलियों का नाम लिखा है यहाँ पे। कौन कौन? भावनात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और चित्रात्मक, ठीक है। आप एक चीज और देख रहे हैं, सब में तमक 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 लिखा है, ये तो केवल मैंने हंसाया आपको और कुछ नहीं। तो भावनात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, चित्रात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी शैली विषय के अनुरूप है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आगे आने वाले जितने भी लेखक परिचय हैं, अगर आपसे नहीं आता है, समझिए, तब की बात बता रहा हूं, पेपर में बैठे हैं और आ कुछ नहीं रहा है और यही शैली और साहित्य में स्थान कोई भी लेखक का आ जाए, अगर आप ये लिख करके आओगे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आगे आने वाले 5-6 पाठ और हैं, उनमें जो लेखक परिचय पढ़ाएंगे तो उनकी भी शैली पढ़ाएंगे। हालांकि 2-3 शैलियां बदली हुई रहेंगी, वहां पर जिन अलग अलग हैं मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तब की बात बता रहा हूं जब आपको कुछ नहीं आता। आप ये शैली याद कर लो और किसी भी लेखक का आता है, लेखक में लिखना याद रखना, उनमें नहीं लिख देना कभी में है, किसी भी लेखक का आता है आप ये शैली लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर। साहित्य में स्थान तो ये चाहे कवि परिचय का आए, चाहे कवि का आए, चाहे लेखक का आए, किसी का भी आए, आपसे कुछ नहीं आता तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे 15-16 चैप्टर जितने भी हैं, किसी भी कवि या लेखक का आए तो आप ये साहित्य में स्थान आप लिख सकते हैं। समझ रहे बात। चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लेखक परिचय अर्थात स्वयं प्रकाश जी के बारे में लेखक परिचय जो था हो गया। अब आगे आते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। महत्वपूर्ण गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो इसमें पहला गद्यांश है, देखिए, पद्य में होता है पद्यांश और गद्य में होता है गद्यांश। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि में यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो ऐसी पंक्तियां आपके में डायरेक्टली आ जाएंगी और कह देगा कि इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तब आपको सबसे पहले संकेत, संकेत में शुरुआत के 2 अक्षर या 3 अक्षर लिख देते हैं। सॉरी, अक्षर गलती नहीं, शब्द, हिंदी है भाई, ठीक है। या 2 या 3 शब्द अपन ने क्या कर दिए, लिख दिए, शुरुआत के और लास्ट के 2-3 शब्द, ठीक है। समझ गए ना बात। ये यहां से अपन क्या लिख देते हैं, अपना संकेत। क्लियर हो गया। आगे देखें। अब आपको संदर्भ, तो संदर्भ में आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, 6 चैप्टरों में इसके पहले भी संदर्भ पढ़ाए हैं।
केवल आपको पाठ का नाम बदलना है और लेखक का नाम बदलना है, बाकी वही चलेगा। जैसे कि यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक का नाम क्या है, क्षितिज। क्षितिज हिंदी के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया, मतलब पंक्तियां लिखाना पड़ने तो ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई हैं और इसके रचनाकार स्वयं प्रकाश जी है। इतना लिखना, संदर्भ आपका क्लियर। आई बात समझ में? प्रसंग बस बदलता रहता है, एक लाइन का रहता है प्रसंग। जैसे इसमें मूर्ति संगमरमर की थी, जब इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेताजी की मूर्ति है उसके बारे में बताया गया है। अगर आप इतना भी लिख देते हो प्रसंग में कि नेताजी की चौराहे पर लगी हुई मूर्ति के बारे में समझाया गया है या बताया गया है, तो वो आपका प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या और आसान रहती भाई। जो हमारे पद थे उनकी व्याख्या तो कठिन रहती, लेकिन इनकी व्याख्या बड़ी आसान होती है। कारण आपसे कुछ नहीं आता, यही के यही शब्द लिख दो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। 1-2 लाइन अपन को चेंज करनी है क्योंकि पहले से व्याख्या उसमें लिखी हुई है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब संदर्भ प्रसंग देखते हैं। संदर्भ में आपको पढ़ा चुका हूं, देखिए लिखा है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई है और इसके रचनाकार क्या है, स्वयं प्रकाश। इतना अपन को बदलना पड़ता है। प्रसंग इन पंक्तियों में कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगाई गई नेताजी की मूर्ति के बारे में बताया गया। ये प्रसंग भी हम आपको अभी बता चुके हैं। अब यहाँ पर विशेष, वहां जगह होने की वजह से मैंने विशेष लिख दिया। ऐसा कई बार मैंने किया है और आपको वहां पर जहां जहां ऐसा किया है तो मैंने बताया भी है कि भाई विशेष आपको अर्थ के बाद ही लिखना है। कहाँ लिखना है? अर्थ कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, तो विशेष में तो अगर आपको 2 विशेष लिखने पड़ते हैं, कुछ नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ता है, जो प्रसंग है वही लिख दिया जाता है एक विशेष, और दूसरा होता है जो भी लेखक है उनकी भाषा कैसी थी वो लिख दो, बस खत्म काम। तो यहाँ पर मैंने वही 2 चीजें लिखी हैं। नेताजी की मूर्ति के बारे में बताया गया है, पहला विशेष हो गया। ठीक है, और दूसरा है सरल सहज, भाषा कैसी है, सरल और सहज है, ये विशेष हो गए। विशेष को सौंदर्य बोध भी कहते हैं। तो अगर बाई द चांस, एक तो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाता है सौंदर्य बोध लिखिए तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पर विशेष पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अर्थ पर। वही लाइनें रहेंगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगी, ज्यादा कुछ नहीं आएगी, फिर भी सुन लीजिए। कस्बे के चौराहे पर जो मूर्ति लगाई गई थी वह काय की थी, संगमरमर की थी। सिर पर लगी टोपी की ऊपरी नोक से कोट के दूसरे बटन तक, कोट के कौन से बटन तक, दूसरे बटन तक। हाँ, यहाँ कल लिखा, कुल लिख लेना, मात्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, कुल। ठीक है, कुल ऊंचाई 2 फीट थी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, 2 फीट। इस तरह की साइड बस्ट कहलाती है, मतलब यहां तक की जो लंबाई है तो वो क्या कहलाती है, बस्ट कहते हैं उसको। प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देख करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रूप सामने आता था वह भोला भाला और मनमोहक था। वे फौज वाली पोशाक पहने थे। उनकी प्रतिमा को देखकर ही उनके दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि नारे याद आ जाते हैं। तो ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेताजी की प्रतिमा लगाने का प्रयास प्रशंसा के योग्य है। बस मैंने आपसे बोला था इनके अर्थ को ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, आप ऐसा याद कर पाते, अच्छी बात नहीं कर पाते, जो भी आपको समझ में आता वही का वही लिख दिया करो। ये मैं तब की बता रहा हूँ, कमजोर बच्चों को बता रहा हूँ। जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते वो भैया वो पूरा लिखेंगे, पूरा समझेंगे और पूरा याद भी करेंगे। समझे? आगे आते हैं, दूसरी वाली पंक्तियां। जीप कस्बा छोड़कर के आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर के कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। ये पंक्तियां हैं। संकेत समझाने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप समझ गए होंगे। संदर्भ बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, वही है कौन सा, जो पहले बताया है। इस पाठ में वही रहेगा संदर्भ, कोई भी पंक्ति आ जाए तो। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई हैं और इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वो कौन है,
स्वयं प्रकाश जी, इतना बदलना है और कुछ नहीं। संदर्भ हो गया। प्रसंग, तो इसमें भी हालदार साहब जो देशभक्ति की बात करते हैं, काय की बात करते हैं, देशभक्ति, और कस्बे के चौराहे पर लगाई गई मूर्ति के बारे में भी बताते हैं। आगे देखो, संदर्भ ज्यों का त्यों प्रसंग। देखो, इन पंक्तियों में हालदार साहब को नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगाना उचित लगा। विशेष विचारात्मक शैली, वो सोच रहे थे। हालांकि वहां बताया गया है कि जीप कस्बे को छोड़कर के चली गई थी, जीप जो थी वो कस्बे को छोड़कर के चली गई थी, लेकिन नेताजी क्या है, जो हालदार साहब थे वो नेताजी के बारे में ही क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। तो अगर सोच रहे थे अर्थात विचार कर रहे थे, तो यहाँ पर कौन सी शैली है, विचारात्मक शैली है। भाषा इनकी सरल सुबोधी है और देश प्रेम के महत्व को स्वीकार किया गया है। व्याख्या देखो कितनी आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर वास्तविक चश्मा देख करके हालदार साहब मुस्कुरा दिए। उनकी जीप उस कस्बे को छोड़ चुकी थी, पर वे उसी प्रतिमा के बारे में सोच रहे थे। अभी जो कि मैंने प्रसंग के बारे में बताया। सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाना कस्बे के निवासियों का अच्छा प्रयत्न था। प्रयत्न मतलब होता है प्रयास। उनकी दृष्टि में प्रतिमा के रंग, आकार या ऊंचाई का महत्व नहीं है। काय का महत्व नहीं है, रंग। उन्हें यह मतलब नहीं है कि मूर्ति का रंग सफेद है, काला है, इससे कोई मतलब नहीं। आकार 2 फीट था तो 2 हो, 50 हो, कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऊंचाई कितनी लंबी है, इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं था। इन सब चीजों को महत्व उन्होंने नहीं दिया। महत्व काय को दिया, तो महत्व दिया देश प्रेम को, उनकी भावनाओं को। ठीक है, उन्हें तो इस बात की प्रसन्नता है कि देशभक्ति या देशभक्त की प्रतिमा लगवाना देश प्रेम का परिचायक है। परिचायक का मतलब होता है देश प्रेम के बारे में बताता है कि अभी भी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना है। नहीं तो वर्तमान समय में देशभक्ति उपहास का विषय बन रही है। उपहास मतलब होता है मजाक। क्या होता है, मजाक। ठीक है, चलो, तो ये था भाई, इसका अर्थ विशेष आपको बताया जा चुका है। अगली पंक्तियां, तीसरा वाला पद, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, देश की खातिर घर, यहां कौमा लगा लीजिए, गृहस्थी यहां कौमा, जबानी, जिंदगी, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, दुखी हो गए। तो संदर्भ कोई दिक्कत नहीं। प्रसंग देख लीजिए। इन पंक्तियों में हालदार साहब को वर्तमान स्वार्थी समाज की मानसिकता पर हुआ दुख व्यक्त है। मतलब हालदार साहब को आज के समय की जो लोगों की मानसिकता है उसको देख करके, समझ करके क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। और ये बात इस पंक्तियों में क्या की गई है, बताई गई है। ठीक है, तो देखें, वहां पर लिखा भी है, बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। और वास्तविकता यही है, आज के समय में जो त्याग करता है, जो देश के लिए जिन्होंने अपना घर त्याग दिया, परिवार छोड़ दिया, गृहस्थी त्याग दी, अपनी जवानी छोड़ दी, जिंदगी छोड़ दी, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, देश के लिए दाव पर लगा दिया। और उसी की वजह से आज हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। नहीं तो हम लोग अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। और आज हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हीं लोगों के ऊपर क्या करते हैं, हंसते। क्योंकि हम लोगों ने गुलामी झेली नहीं। जिन्होंने गुलामी झेली है, गुलामी को समझते हैं, वो उन व्यक्तियों का आदर करते हैं जिन्होंने उन्हें गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन हम लोगों को तो आजादी फ्री में मिली है। हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने वो गुलामी के कष्ट सहे होते तो हम भी, जो देशभक्ति वाली भावना है हमारे अंदर भी भरी होती, हमारे अंदर भी जो देश के लिए न्यौछावर हो गए हैं व्यक्ति, उनके लिए बहुत सम्मान होता। लेकिन अब समस्या क्या है कि फ्री वाली चीज की कोई कीमत नहीं होती। तो हम लोगों को भी अगर वो दिन देखने पड़ते जो हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, गुलामी के जो दिन उन्होंने देखे हैं, तो हम लोगों के मन में भी देशभक्ति की भावना उस तरीके से आ जाती जैसे अपने पूर्वजों में है। चलो अर्थ देखते हैं, ये समझा दिया। फिर भी हालदार साहब के मन में बार बार यह विचार आता है कि इस देश के निवासियों की क्या स्थिति होगी, जिनके मन में देश के लिए अपना घर बार, यौवन, जीवन आदि सब कुछ अर्पित कर देने के प्रति सम्मान का भाव नहीं। जिन लोगों ने सब कुछ क्या कर दिया, अपना घर त्याग दिया, बार त्याग दिया, यौवन त्याग दिया, जवान जीवन क्या कर दिया, त्याग दिया, सब कुछ किसके लिए त्याग दिया, देश के लिए। उन लोगों के प्रति आज हमारे समाज के जो लोग हैं उनके प्रति क्या है, सम्मान का भाव नहीं है। लोग उनका उपहास उड़ाते हैं।
क्या करते हैं? उपहास उड़ाते हैं अर्थात मजाक उड़ाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ईमान धर्म सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। ये बात सत्य है। आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है, इतना अधिक स्वार्थी हो गया है कि वह कुछ जरा सी लालच में अपना सब कुछ बेचने को क्या होता है? तैयार रहता है। मान सम्मान ईमान सब कुछ। क्लियर हुआ? ऐसी स्वार्थपरता वास्तव में क्या का विषय है? दुख का विषय है। अब ध्यान से सुने। विशेष में यहां पर इन्होंने चिंता व्यक्त की है। क्या व्यक्त की है? चिंता। हालदार साहब ने चिंता व्यक्त की है, तो यहां पर कौन सी शैली है? चिंतन प्रधान है। आप समझ में आ रहा ना? विचार कर रहे, विचारात्मक शैली है। चिंता कर रहे, चिंतन शैली है। चित्र के बारे में बता रहे, चित्रात्मक शैली है। अपने मन के भाव बता रहे हैं, भावनात्मक शैली है। भाषा वही है, सरल सहज भाषा का प्रयोग है। तो ये अर्थ अपने कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़े। अब देखें, जो बच्चा पहला पार्ट दूसरा पार्ट कंटिन्यू जिसने देखा है और इस पार्ट को भी अभी तक कंटिन्यू लगातार देख रहा था शुरुआत से लेकर के अभी तक, उसको अब मजा आने वाली है, क्योंकि उससे ये पूरे ऑब्जेक्टिव मेरे बताने से पहले उससे आंसर बन जाने। हमें बताना नहीं पड़ेगा, बच्चा आंसर दे देगा, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुके। देखते हैं, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा हालदार साहब ने लगाया? बिल्कुल नहीं। हालदार साहब को चश्मे को देख देख के बड़े परेशान हो रहे थे कि बदल क्यों रहा है। किसी दुकानदार ने, दुकानदारों को अपनी दुकान से टाइम नहीं है, चश्मा लगाने कौन जाए? पान वाले ने, ये तो और मजाक उड़ा रहा था है। अब बचा कौन? बच्चा। तो सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने लगाया होगा। क्लियर? आगे, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। अब किसके द्वारा लगवा दी? व्यापारी द्वारा? नहीं भाई, व्यापारियों को अपने व्यापार से टाइम नहीं मिलता, प्रतिमा कौन लगाए? किसान द्वारा, किसान बेचारे खेती से परेशान रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी और वकील द्वारा? वकील द्वारा तो नहीं है। अब बचा क्या? प्रशासनिक अधिकारी इसका सही आंसर है। तो देखो मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने इसको बताया है, एक दो जब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा था तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किसने लगवा दी। अगर बेटा लगवा दी कहा जाता है तो प्रशासनिक अधिकारी। किसने बनाई? तो मास्टर मोतीलाल। बनाई किसने थी? मास्टर मोतीलाल। बनवाई किसने थी? प्रशासनिक अधिकारी ने। समझ में आया? चल, ये किसी बच्चे ने, ये इसका आंसर है, मैंने ये अलग कलर से कर दिया। आगे देख, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितने फीट थी? 4 फीट? बिल्कुल नहीं। 1 फीट? बिल्कुल नहीं। 3 फीट? बिल्कुल नहीं। और 2 फीट? बिल्कुल। यही आंसर है। क्लियर? इनमें से स्वयं प्रकाश की रचना कौन सी है? झूठा सच? ये नहीं है। माटी की मूर्तें? ये भी नहीं है। सोया हुआ जल? ये भी नहीं है। तो अब बचा क्या? सूरज कब निकलेगा? इस वीडियो में ही जब शुरुआत, इस पार्ट की, तीसरे वाले पार्ट की जब शुरुआत की थी, तब पहले नंबर पर ही जब 2 रचनाएं थी तो पहले ही रचना ही लिखी थी, सूरज कब निकलेगा। आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, और छोटू उस्ताद, ये किनकी रचनाएं हैं? स्वयं प्रकाश जी की। ऑब्जेक्टिव क्लियर? अब आ जाते हैं खाली स्थान। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहां हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था इंदौर में, अपने मध्य प्रदेश के। कब हुआ था ये भी बता दूं, तो ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। आई बात समझ में? नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? अभी अभी बताया, 2 फीट। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल, और बनवाने वाला कौन था? प्रशासनिक अधिकारी। हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से कहां से गुजरते थे? कस्बे से। ठीक है। और कितने दिन बाद गुजरते थे? तो ये गुजरते थे बेटा 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। अच्छा, अब मैं कुछ पूछना चाहता हूं, कस्बे में कितने सिनेमा घर थे? कस्बे में कितने सिनेमा घर थे? सही है। कितने थे? 2। कस्बे में कितने लड़कियों के स्कूल थे? 1। कस्बे में कितने लड़कों के स्कूल थे? 1। कितनी नगर पालिका थी? 1। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर, एक शब्द वाक्य में उत्तर। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो ये किसने लगाया? किसी बच्चे ने। हालदार साहब पान कहां खाते थे? तो चौराहे पर। हालदार बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति किसको बुरी लगती थी? कैप्टन को। और स्वयं प्रकाश का जन्म अभी थोड़ी देर पहले बताया 1947 में। तो ये इस तरीके से
पूरा का पूरा जो पार्ट था, टाइम लगा, बड़ा था ये चैप्टर, ठीक है। 2 पार्टों में कंप्लीट नहीं हो पाया, 3 पार्टों में हमने कंप्लीट किया। तीनों पार्ट आप लोगों को देख लेना है। कॉपी में लिखने के लिए दूसरा और तीसरा पार्ट आपको लिखना है, पहले वाले पार्ट को केवल समझना है, वो पार्ट को समझाया गया है, ठीक है। इस तरीके से अभी तक आप लोगों के 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए और सातों के 7 चैप्टर प्लेलिस्ट में बिल्कुल लाइन से डले हुए हैं। आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट खोलना चैनल पर जाकर के, सबसे शुरू में ही मिल जाएगी, और सबसे नीचे जाना। कोई बच्चा जैसे बाय द चांस नया हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, उसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, उनको बता रहा हूं, सबसे नीचे जाना आपको और सबसे नीचे वाले पार्ट से शुरू करना, देखना तो लाइन से आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे करके पूरे अभी तक के सातों के 7 चैप्टर मिल जाएंगे। आगे भी आगे के चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगली वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।